Yeah, the next question is A, with the intention of causing death of a child of tender years, exposes it in a deserted place. However, the death of the child was not ensued. What offense, if any, A had committed? Number one is culpable homicide not amounting to murder. Next one is causing death by rash or negligent act. Number three is attempt to murder, and last one is no offense. So yes, what should be the right answer? चलिए यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ एक ए में जा रहे हैं, कुछ सी में जा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से आप लोग क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी लोग ए में जा रहे हैं या सी में जा रहे हैं, ऑल ऑफ यू काइंडली रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, और ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर येट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। सवाल है ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ टेंडर इयर्स एक्सपोजेस इट इन अ डिजर्टेड प्लेस, हाउएवर द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट एंस्यू। कि एक व्यक्ति ने बच्चे को मारने के लिए, छोटी उम्र का बच्चा, उसको मारने के लिए एक डिजर्टेड प्लेस पे जो है रेतीली इलाके में कहीं पे एक्सपोज कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन जो डेथ थी चाइल्ड की नहीं हुई है। ठीक है, शालीन टीडी कह रही है, शालीन सोच समझ के जवाब देना है, जो डेथ है वो नहीं हुई है। the question which is asked over here, that what offense if any has been committed? So I don't know why you people are so much confused in this particular question. It is very factual. Just take out section number 307, take it out, section number 307 निकालो। सेक्शन नंबर 307 में इलस्ट्रेशन नंबर बी पढ़ो, क्या लिखा है। ठीक है, कितनी बार समझाया है आप लोग, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गॉन थ्रू विद दीस पर्टिकुलर सेक्शंस एंड स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड इन द इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्या सवाल है? ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ टेंडर इयर्स एक्सपोर्टेड इन अ डेजर्ट प्लेस, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 307, व्हिच टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट एंस्यू। अब यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 307 के पैरामीटर्स को देखना है, इसमें मुश्किल क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यू पीपल आर नॉट सीरियस एज फार एज द फैक्चुअल क्वेश्चंस आर कंसर्न। जितने भी सवाल आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड आते हैं, आप लोग उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं। यानी कितनी बार देखा है कि आप लोग इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो सीधा सा आंसर जो है बनता है, आप उसमें भी कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। आप अपना माइंड क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे सवाल समझो, सवाल में जो मांगा गया है बस उसका आंसर करना है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि उसकी डेथ कॉज हो गई। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये लिखा है that the death of the child does not ensue, but still the person is exposed that child of tender years in the desert place. तो लिखा है ना, that whoever does any act with such intention or knowledge under the circumstances that he by that act caused that he would be guilty for murder। कि अगर मान लो उस बच्चे को जो डेजर्ट में छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया, उसको टेंडर ईयर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, if that child dies so it will be the intentional death and it will be an offense of murder। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? the death of the child is not there। ठीक है, it means that it is attempt to murder। very simple। why you people are so much confused in this? I don't know why। इलस्ट्रेशन देखो ना, जितने भी अब यहाँ पे 4 इलस्ट्रेशन हैं सेक्शन नंबर 307 के अंदर। वी हैव टेकन इलस्ट्रेशन नंबर बी, लेकिन इसी के साथ साथ नाउ इट इज योर पीपल रिस्पांसिबिलिटी टू गो फॉर द अदर इलस्ट्रेशंस आल्सो। आप लोग क्या रिवीजंस कर रहे हो? आई डोंट नो। ठीक है, क्या रिवीजंस कर रहे हो? ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर सी से सवाल आ जाता है, डी से सवाल आता है, बट व्हाट यू पीपल आर डूइंग दैट यू पीपल हैव टू सी। ठीक है, फिर बोलेंगे कि सर आता आंसर जो है वो गलत हो गया, तो ऐसी ही गलती होगी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। Yeah, the question is A, on grave and sudden provocation, fires a pistol at Z. Under such circumstances that he thereby caused death, he would be guilty for culpable homicide not amounting to murder. Thus, A has committed an offense as provided under which provision of the IPC, that is 305, 307, 308, or none of the above? Yes. What should be the right answer? सवाल अगर दोबारा से देखना है तो दोबारा से देख लीजिए। लिखा है A, on grave and sudden provocation, fires a pistol at Z under such circumstances that he thereby caused death,
he would be guilty for culpable homicide not amounting to murder. Thus, A has committed an offense provided under which of the provision of code? Number 1 is 305, number 2 is 307, number 3 is 308, and last one is none of the above. So most of you are tilted towards just option number C, that is section number 308, I believe. Okay, section number 308 gives you the punishment for the offense that is culpable homicide not amounting to murder, and if it is culpable homicide not amounting to murder, it is punishable under section 308 of IPC. Okay, coming to the next one. Yeah, the next question is a person who is habitually associated with the others for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with murder is called escaped offender, life convict, thug or none of the above. Yes, सीधा सीधा सा सवाल है, सेक्शन के साथ अगर मेंशन करके देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. So everyone has given the, most of you है ना जिन्होंने आंसर दिया वो C की तरफ tilted है, that is it should be the offense of thug specified in section number 310 of IPC. अब इसके साथ साथ हमने 2-3 क्वेश्चंस और भी इससे रिलेटेड डिस्कस किए थे जिनमें ठग की पनिशमेंट क्या है वो हमने डिस्कस की थी. The next question is just so now it will be a bit tricky question. Let me see how many of you are clear with the concepts related to the offenses of miscarriage etc. ठीक है, चलिए सवाल है that A, knowing that he is likely to cause death of a pregnant woman, does an act which, if it is caused the death of a woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured but does not die, but the death of the unborn quick child with which she is pregnant is thereby the death of the child is thereby caused. Thus, A should be guilty for an offense under 312, 314, 315 or 360. Yes. Yes, very factual question. बस एक सेक्शन का आपके माइंड में रिकलेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So 2 of you are saying 316, Shalini is saying 314. ठीक है, Shikha is also saying D. ठीक है. ठीक है, so most of you are tilted towards section number 316. 316 is the right answer. It is the right answer. Let us go for what is written in 316. और शालिनी आप 314 कह रहे हो, एक बार 314 जरा डायरेक्ट में देखेंगे कि क्या है. जस्ट जब हमने क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, you have gone through with each and every section in detail. ठीक है, हर एक सेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा है. But still, when the MCQ questions are being asked over here, you people are still giving the wrong answers. ठीक है, some of you. So 316 सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूँ. देखो 316 में मसला ये है कि एक व्यक्ति एक वुमेन की डेथ कॉज करने अगर जाता है और अगर वो कॉज कर देता है तो दैट पर्सन शुड बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड. अब ये नहीं लिखा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो नहीं लिखा है. सीधी बात लिखी है दैट whoever does any act under such circumstances that he thereby causes death of that he would be guilty for culpable homicide. तो अगर उसने जो किया उसके लिए वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो सकता था, लेकिन the death of the woman, speakers mute करेंगे, the death of the woman is not there, but the death of the quick unborn child took place. तो जिस child के साथ वो pregnant थी, that child dies, so that person should be liable under 316 of IPC. 316 के अंदर जो punishment है, that is it may extend up to 10 years and shall also be liable for fine. Just hold on. ठीक है. So इसके साथ साथ जैसे शालिनी आप 314 कह रहे हो ना, मैं आप अपने IPC का रजिस्टर निकालना, ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरत है रिवीजन्स की, बहुत ज्यादा. ठीक है, एंड माइंड माय वर्ड्स कि अगर रिवीजन्स नहीं करेंगे तो गलतियां बहुत होने वाली हैं पेपर में, तो इनको एक बार जरूर दोबारा से रिकलेक्ट करो.
पढ़ाई अगर छूटी हुई है, ठीक है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन बीच में अगर टाइम गैप आ चुका है, रिविजन्स नहीं हो रही है, तो रिविजन्स को कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी को खोलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज रिटन ओवर देयर, उसको बेरेक्ट के साथ जो है कोरिलेट करके समझने की कोशिश करनी है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। 314 इज आउटराइटली अबाउट सम अदर थिंग दैट अ पर्सन हैज अ इंटेंशन। लिखो क्या लिखा है, whoever with the intent to cause miscarriage of a woman with child does an act which causes the death of the woman। तो 314 के अंदर जो बात है, दैट इज एक व्यक्ति जो है मिसकैरेज करने के लिए जाता है लेकिन दैट पर्सन कॉजेज द डेथ ऑफ द वुमन, तो 314 अप्लाई हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो भी करने गया, अगर उसके लिए वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो सकता है, लेकिन द वुमन इज ओनली इंजर्ड बट द चाइल्ड डाइज, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, समझते ना क्या है क्विक अनबॉर्न चाइल्ड? हम कहते हैं when the pregnancy is for the duration of more than 3 months, ठीक है, अगर 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, so that child will be quick unborn child, ठीक है। because the lady is quick with child, the body organs etc of the unborn child has been there, ठीक है। तो वो क्योंकि ऐसे बच्चे जो 3 महीने सॉरी जो प्रेगनेंसी 3 महीने से कम की रहेगी, सो उसमें जो बच्चे के पूरे ऑर्गन्स हैं या जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरे नहीं बनते हैं, और जो 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाएगी तो इट विल बी द चाइल्ड दैट इज क्विक अनबॉर्न, ठीक है। सो उसको समझने का तरीका यही है, ठीक है। तो कभी-कभी सवाल आता है कि क्विक अनबॉर्न चाइल्ड क्या होगा, तो विद द प्रेगनेंसीज ऑफ मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। सो 316 इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, that section 335 is subject to the same proviso as exception 1 of 300, exception 2 of 300, 3 of 300 or 4 of 300। yes, quickly सुरेंद्र, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से जवाब देते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 300 के अंदर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की बात है। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन को लेके सेक्शन 300 के अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के दौरान सामने वाले के ऊपर अटैक करते हैं, देयरबाय कॉजेस द डेथ ऑफ द पर्सन, द ऑफेंस विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और इसी के साथ साथ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या कहा जाएगा, व्हाट शुड बी द प्रोवोकेशन एज पर द सेक्शन 300 एक्सेप्शन नंबर 1, वहीं पे लिखा हुआ है। लेकिन सेम एक्सेप्शन जो है सेक्शन 335 के साथ भी चलती है। एंड व्हाट इज देयर इन 335? यस, 335 के अंदर क्या लिखा है? What is there in 335? Voluntary causing grievous hurt on provocation. If a person is voluntarily causing grievous hurt on the provocations, so there the defense will be given in 335 itself. Partial defense है, जो punishment है normal grievous hurt के लिए वो ज्यादा रहेगी, it will be 7 years। लेकिन अगर कोई व्यक्ति provocation के अंदर आके ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो पनिशमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू 4 इयर्स पीरियड, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। एक्सेप्शन नंबर सेक्शन नंबर 335 के अंदर जो प्रोवाइजो है वो सेम वैसा है जैसा सेक्शन 300 का एक्सेप्शन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल। A places man with the firearms at the outlet of the building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. What offense A has committed? Yes, quickly. बहुत बार इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, लेट मी सी, इसमें भी कोई गलत जवाब तो नहीं दे रहा, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दैट B should be the right answer. Yes, perfectly fine. wrongful confinement, मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन जो था ये आया था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, what is the maximum term of imprisonment provided for an offense of stalking when the accused commits the offense for the second time? कि अगर कोई व्यक्ति stalking का offense second time कर रहा है subsequently, then what should be the punishment for that? It is 3 years, 5 years, 7 years or 10 years? Yes, what should be the right answer? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक जवाब दे रहे हैं, ठीक है। द आंसर इज इट इज 5 इयर्स, ठीक है। हमारा जो स्टॉकिंग का ऑफेंस है दैट इज 354D के अंदर, उसमें 2 चीजें रखी गई हैं। नंबर 1 इज कि अगर एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम स्टॉकिंग का ऑफेंस अगर करता है, सो उस केस में जो पनिशमेंट रहेगा दैट विल बी 3 इयर्स, ठीक है। इफ द पर्सन इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग एंड ही इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन, ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट फॉर 3 years, but when the person has committed the offense,
he was convicted और subsequently दोबारा से वैसे ही अपराध अगर वो कर दे तो उसके लिए जो सजा है वो 5 साल तक 354D जो है वो रखता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, a man who shows pornography to a woman against her will is guilty for offense under defined under section 354A, B, 354C or 509. Yes, quickly. If a man shows pornography to a woman against her will is guilty for an offense defined under section 354A, that is talks about sexual harassment. 354B talks about intention of disrobing a woman. 354C talks about the offense of voyeurism, and 509 talks about insulting the modesty of women. Now, as far as these four offenses are concerned, हमारा जो first है, that is the sexual harassment वाला जो है, उसमें 4 clauses हैं, उन्हीं में से एक clause हमारा ये mention करता है that if a man shows pornography to a woman against her will is guilty for an offense under 354 capital A, और जिसका punishment रहेगा वो first part के अंदर इसका punishment जो है वो देखा जाता है। If you go for 354A, let me show you paper. So clause number 1, 2, 3 के लिए जो punishment है, पहले भी मैंने आपके साथ discuss किया था, the punishment is rigorous imprisonment for a term which can extend up to 3 years or with fine or with both. लेकिन अगर कोई व्यक्ति sexually colored remarks सामने वाले व्यक्ति को बता रहा है, so at that point of time the punishment will be 1 year or with fine or with both. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। I believe in earlier sessions also same kind of question was there. ठीक है, coming to the next one. ठीक है, इसका सवाल देखते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखो, किसी को भी मैं कुछ कह रहा हूं तो उसको माइंड मत करिए, लेकिन प्लीज टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर इसको माइंड कर जाएंगे ना, जो मैं कह रहा हूँ कि सर ने ऐसा कह दिया, सो दैट इज नॉट वर्कआउट। ठीक है, आप ही का नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विसेज इंटेंशनली डिसीव्स जेड एंड देयरफॉर thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A has committed the offense under section A has committed the offense of cheating by personation, fabricating false evidence or fraud. ठीक है, what offense has been committed in this particular case? Yes. ठीक है, because दो लोगों का जवाब है, that is A should be the right answer, that is cheating. ठीक है, A by falsely pretending to be in the civil services intentionally deceives Z and therefore dishonestly induces him to have credit goods which he does not mean to pay. एक व्यक्ति जिसने अपने आप को ये बताया कि मैं IAS हूं और मुझे कुछ सामान दे दो and therefore उधार पे सामान ले लिया, लेकिन पैसे देने की कोई मर्जी नहीं है, तो अपराध किस सेक्शन के अंदर जाएगा या कौन सा अपराध है? इज इट चीटिंग बाय पर्सोनेशन, इट इज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और इट इज फ्रॉड। सो ये फ्रॉड नहीं है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस भी नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 आंसर्स में ही कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ए और बी। ठीक है, चीटिंग और चीटिंग बाय पर्सोनेशन में आप लोग फंस रहे हो। देखो, the concerned offense is related to the offense of cheating because cheating by personation में एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे रविंद्रजीत बी आप कह रहे हो ना, और मेरे ख्याल से कसक भी बी कह रहे हैं। ठीक है, देखो चीटिंग बाय पर्सोनेशन में ये जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं। ठीक है, कि मैं फलाने बैंक में बैंकर हूं बी नाम का, मैं फलाना व्यक्ति हूं ए नाम का। ठीक है, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन में आप किसी को इम्पर्सोनेट करते हैं, आप किसी का नाम लेके बात करते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से इट इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति ने सिर्फ ये कहा कि मैं सिविल सर्विसेज में हूं, ही इज नॉट डिनोटिंग और स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ एनी पर्सन एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी द चीटिंग बाय पर्सोनेशन। यू पीपल जस्ट टेक आउट सेक्शन नंबर 450, जस्ट टेक इट आउट, 415 निकालिए। अब ये सवाल ना बहुत बार आपको एग्जाम्स में आता है, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा या नॉर्मल चीटिंग होगा। सो लेट अस क्लियर द इशू ओवर हियर। अब आप देखो सेक्शन नंबर 415 के अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, जस्ट टेक इट आउट। 415 के अंदर या मल्टीपल इलस्ट्रेशंस गिवन। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ये सवाल है, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विसेज इंटेंशनली डिसीव्स Z and therefore
dishonestly induces Z to let him or have on credit goods for which he does not mean to pay. A cheats. ठीक है, अब आपको ये समझना है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन के जस्ट लिखा है a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person, by knowingly substituting one person or for another, or representing that he or any other person is a person other than he or such person really is. तो अपने आप को कोई और व्यक्ति बताना या अपने आप को किसी और के लिए सब्स्टिट्यूट करके लेके आना, दैट इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन. अगर आप दो इलस्ट्रेशन यहाँ पे दोनों ही पढ़ लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. लिखा है ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है. सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम. मान लो एक सुमेश नाम का एक कोई बैंकर है, तो आप अगर ये कहते हो कि मैं फलाने आईसीआईसीआई बैंक में सुमेश नाम का व्यक्ति हूं जो मैनेजर है वहां पे, सो दैट इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन. ठीक है. दूसरा लिखा है कि ए चीट्स बाय पर्सोनेशन टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड. कि अगर एक व्यक्ति अपने आप को इंपर्सोनेट करके कुछ ऐसा प्रिटेंड करता है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रिटेंड करवा रहा है, जैसे मान लो एक एक्स नाम का व्यक्ति वो मर चुका है एंड ए सेज दैट आई एम एक्स, सो दैट इज आल्सो चीटिंग बाय पर्सोनेशन. जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिसका नाम आप ले रहे हैं वो अलाइव हो या डेड हो. ठीक है, दैट इज नॉट मटेरियल एज फार एज द ऑफेंस ऑफ 416 इज कंसर्न्ड. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि आप पर्सोनेशन किसी रियल व्यक्ति के नाम पे कर सकते हो या इमेजिनरी पर्सन के नाम पे भी कर सकते हो, लेकिन नाम लेना जरूरी है. ठीक है, पर्सोनेट कैसे करोगे? नाम लोगे तभी पर्सोनेट करोगे ना, तो दैट इज द डिफरेंस. आई होप इट इज क्लियर. यस सर, इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. नॉर्मल चीटिंग में आप किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब आप किसी का नाम ले लो, जिसका भी नाम आप ले रहे हैं वो सच में कोई व्यक्ति है या आपने एक इमेजिनरी व्यक्ति बनाया, तो उसमें हम चीटिंग बाय पर्सोनेशन ले आएंगे. और चीटिंग बाय पर्सोनेशन में जरूरी नहीं है कि जिसका आप नाम ले रहे हैं वो अलाइव हो. अगर वो डेड व्यक्ति भी है तो भी आप चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर चुके हैं. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच इज वेरी रेलेवेंट एज फार एज दिस पर्टिकुलर एरिया इज कंसर्न्ड, जिसमें दो इलस्ट्रेशंस यहाँ पे आपके साथ अभी पढ़ी. तो सेक्शन नंबर 415 की जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, ऑल ऑफ द इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न्ड. सो आप लोगों को इन इलस्ट्रेशंस पे एक बार फोकस जरूर करना है. ठीक है, चलिए अभी मेरे ख्याल से जब हमारा नेक्स्ट एरिया आएगा, मेरे ख्याल से सेट नंबर जब 4 आएगा, तो उसमें भी कुछ एक यहाँ से सवाल आपके जो है निकल के आएंगे. तो वैसे तो ये आपके सेक्शन नंबर 378 ऑनवर्ड्स ही एरिया है, बट यस वी हैव टू गो फॉर दीस सेक्शंस आल्सो. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, क्वेश्चन है ए हैविंग इंश्योर्ड अ शिप voluntarily causes the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters. He has committed offense of criminal misappropriation, mischief, cheating, or fraudulent removal of property. Yes, what is the right answer? Quickly. So 3 of you have given the answer, that is B. Rita is also, so most of you are giving the answer that is the offense of mischief. Perfectly fine. Mischief का सेक्शन में जो इलस्ट्रेशंस मेंशन है, सेक्शन नंबर 425 के अंदर जो इलस्ट्रेशंस मेंशन है, उन्हीं में से एक इलस्ट्रेशन ये उठाया गया है. मिसचीफ के ऑफेंस के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो या आपको पता हो कि ये किसकी प्रॉपर्टी है तब आप नुकसान पहुंचा रहे हो. डजंट मैटर. मिसचीफ इज अ मिसचीफ. इवन इफ यू आर कॉजिंग a loss to your own property so that किसी और को नुकसान हो जाए, तो वो भी मिसचीफ माना जा सकता है. जैसे कि मान लो कुछ इलस्ट्रेशन जैसे 425 के अंदर रखी गई है कि ए और बी ने मान लो एक कॉमन फंड्स में से एक कार खरीदी. ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल बना रहा हूँ कि ए और बी ने 2-2 लाख रुपए डाल के एक कार खरीद ली और ए और बी के बीच में अनबन हो जाती है, तो ए उस कार को आग लगा देता है. सो ए इज कॉजिंग द लॉस टू हिज ओन प्रॉपर्टी, बट intentionally he is causing the loss to the other person also, and it will be the offense of mischief. Section number 425 की illustration बहुत important है. We have to go through with all the illustrations as far as our exams are concerned. ठीक है, coming to the next one. ठीक है, so now it will be a tricky question. Let me see that who gives the right answer. ठीक है,
देखो किसी सवाल में आपका आंसर गलत हो जाए तो डोंट माइंड इट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। शालिनी आप जवाब नहीं दे रहे, चलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द W was ill treated by her husband H. Being fed up by the behavior of H, W decided to end her life. She also had a child who was often ill treated by his father. Thus, one day she took her child and went to a nearby bridge and jumped into the river with the child, and thus the child died immediately, but the W was saved by the swimmer. What offense, if any, has been committed by W? Yes. ठीक है, दो ने ए दिया, सुष्मिता सिंह सर बी होना चाहिए, शिखा सिंह ए, कसक इज आल्सो सेइंग ए। सिचुएशन समझना, सिचुएशन के अंदर चले जाओ और सिचुएशन समझ के देखो दैट व्हाटएवर द लेडी इज डूइंग, इज दैट थिंग इज फॉलिंग अंडर 299 और द थिंग इज फॉलिंग अंडर 300। फोर्थली पार्ट, जो चौथा पार्ट है उसका 300 का, उसमें जा रहा है, दिमाग लगाना चाहिए। लैंडमार्क केस। हाँ ठीक है, सुष्मिता इज गिविंग द एक्सप्लेनेशन आल्सो। जस्ट होल्ड ऑन सुष्मिता, लेट मी सी दैट। ठीक है शालिनी, आई गॉट इट। ठीक है, so now most of you are saying that A should be the answer, that is culpable homicide not amounting to murder, and some of you are saying that murder should be the right answer. Now before coming to the answer, firstly we have to see two aspects. ठीक है, तनु आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है। We have to see two aspects, 299 थर्ड पार्ट एंड 300 का जो फोर्थली पार्ट है, इन दोनों में हमें एक्चुअली ये सर्टेन करना है कि सिचुएशन कहां पे जानी चाहिए। देखो 299 जनरली कहता है सिचुएशन क्या है, ये एक W नाम की लेडी है, शी वाज इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड, हस्बैंड मिसबिहेव करता था और वो फेड अप हो चुकी, ठीक है। W ने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूं, सुसाइड करना चाहती है, एंड जो बच्चा है उसको भी, जो फादर है वो पिटाई करता है, तो उसने बच्चे को लिया एंड शी मूव ओवर द ब्रिज एंड देन शी जंप्ड इनटू द रिवर विद द चाइल्ड। अब जो लेडी थी उसको तो बचा लिया गया, किसी स्विमर ने बचा लिया, लेकिन चाइल्ड की डेथ हो जाती है। सवाल है कि जो W ने किया वो क्या अपराध माना जाएगा, और अगर है तो वो कौन सा अपराध है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इज इट मर्डर, और इज इट causing death by rash or negligent act, or is it no offense as W jumped into the river without any malafide intention? ठीक है, so now coming to the point, देखो इस सिचुएशन में मैं केस लॉ की भी बात नहीं करूंगा, मैं आपको जनरल सेंस में पहले समझाता हूं कि सेक्शन 299 और 300 में से इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए। देखो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे W जो है ब्रिज से जंप कर जाती है, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लिखा कि द रीजन बिहाइंड जंपिंग वाज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड जो था वो पिटाई कर रहा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे सिंपल लिखा है कि W was ill treated by her husband, being fed up by the behavior of H, W decided to end up her life। अगर यहाँ पे ये होता that on so and so point H was beating W and W ran away and thereby she jumped, तो सिचुएशन कुछ और हो जाती। लेकिन यहाँ पे जो करंट इवेंट हुआ कि W जो है वो चाइल्ड को लेके ब्रिज से जंप कर जाती है एंड thereby the child dies, W should be liable for what offense। तो उस समय पे, जिस टाइम पे ये घटना हुई, कहीं पे सवाल में नहीं लिखा है कि W was ill treated at that point of time by her husband, नंबर 1। अब ये देखते हैं कि सेक्शन 299 का थर्ड पार्ट और सेक्शन 300 का फोर्थ पार्ट में से इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। नंबर 1 इज 299 का जो तीसरा हिस्सा है वो ये कहता है that whatever the act you are doing, you have the knowledge that the death is likely to cause। लिखा है ना, when a person is having the knowledge that the death is a likely consequence, it will be the offense of culpable homicide। लेकिन culpable homicide को मर्डर बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एडिशनली और चाहिए। वो और क्या क्या इंग्रेडिएंट है? नंबर 1 तो नॉलेज तो है ही, लेकिन सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको अगर इस तरह से कहूं दैट अ पर्सन डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस and there is no excuse of taking such risk।
देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ टेकिंग सच रिस्क। तो ये 3 चीजों का जो क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी क्राइटेरिया मीटअप नहीं किया तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें, सो नॉलेज वाज देयर, ठीक है, व्हेन द डब्ल्यू वाज जंपिंग फ्रॉम द ब्रिज, शी हैज द नॉलेज दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इट विल कॉज द डेथ ऑफ it may cause the death of the child. Number 2, no doubt the act is dangerous, but there is no excuse of taking such risk because at that point of time, जिस टाइम पे उसने जंप किया उस टाइम पे कोई ये रिस्क लेने का एक्सक्यूज इस लेडी के पास नहीं है, एंड देयरफॉर वी कांट से, ठीक है, देयरफॉर वी कांट से दैट इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड, it is just give me few seconds, just yeah. So at that point of time, just yeah, so coming to the point again, है ना, कि आपने 3 चीजों की मैं बात कर रहा था। नंबर 1 is knowledge, number 2 is the act is imminently dangerous, and there is no excuse of taking such risk, ठीक है। It means that, अब यहां से आप अगर एक चीज देखें कि if there is no excuse of taking such risk, if there is no excuse of taking such risk, so we have to see that what will be the point of concern as per section number 300 fourthly part. एक बार आप section number 300 पे जाएंगे, just go over there and try to manage the situation according to section 300 fourthly part. Coming to the point, just ठीक है, सरिता ने अपना सवाल का जवाब जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। देखो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसको मर्डर में लेके जाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स को मीटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ मोस्ट ऑफ यू, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कुछ ए कह रहे थे, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड सम ऑफ यू आर सेइंग दैट इट शुड बी मर्डर। मर्डर वाले कितने लोग हैं? सुष्मिता का बी ऑप्शन था, रविंद्रजीत का बी था, एंड आई बिलीव सरिता ने फिर अपना आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। सो देखो, इन्होंने जो आंसर चेंज किया उसके पीछे की रीजनिंग इन्होंने क्या अप्लाई किया, मैं उस पर आ रहा हूँ। Yes, so fourthly part पे अगर आप आए, just come over here. It is written that if a person commits an act, knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, will cause death, ठीक है, or the bodily injury is likely to cause death, and commits such act without any excuse of incurring the risk of causing death, and commits an act without any excuse of incurring the risk of causing डेथ, ठीक है। सो अब आप मेरी सिचुएशन पे आइए, जिस टाइम पे आप लोग ये सवाल नो करके जवाब देते जाना, जिस टाइम पे डब्ल्यू ने ब्रिज से जंप किया, इज इट नॉट शी हैज द नॉलेज दैट व्हाटएवर शी इज डूइंग इट विल कॉज द डेथ ऑफ द चाइल्ड, यस और नो? यस, ठीक है, तो नॉलेज हो गया। नंबर 2, इज इट नॉट द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस? Act is imminently dangerous. The answer is yes. Is it not? There is every probability that the death will be caused because it is a small child, that the lady is jumping from a bridge into the river. The child, there is every possible probability that the child will die. And the last one, is there any risk, any excuse of taking such risk? The answer is no, because उसका husband उसके पीछे कोई भागा नहीं, उस टाइम पे husband पिटाई नहीं कर रहा है. How we can say there is the excuse of taking such risk? And because there is no excuse of taking such risk, तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है 300 का, उसके सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो मीट अप होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है, इट विल बी द ऑफेंस ऑफ मर्डर. आप इसको कल्पेबल होमिसाइड में ना लेके जाएं, लेकिन यहीं पे अगर एक छोटा सा ट्विस्ट क्रिएट कर देता हूं, दैट द हस्बैंड was beating her wife, ठीक है, and thereafter he was running behind wife, and then wife jumped from a bridge with a child, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या हो जाता? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता, और उसके पीछे आप कारण क्या बनाते?
कारण आप ये बनाते बिकॉज शी हैज द एक्सक्यूज ऑफ टेकिंग सच रिस्क। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने भी क्लासेस लगाई है कॉपी खोल के देखिएगा, सेम सिचुएशन वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, बिकॉज शी हैज द एक्सक्यूज ऑफ टेकिंग सच रिस्क, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल नॉट बी मर्डर। लेकिन अगर उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है फिर भी वो ऐसा कर रही है तो इट विल बी द ऑफेंस ऑफ मर्डर। सो दिस इज द होल सिचुएशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको चतुर्नाथ का केस आता हो ना आता हो डजंट मैटर। ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट हाउ यू आर अप्रिशिएटिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट मी डिस्कस ओवर हियर। सुष्मिता, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि केस का ना वो ग्यारसी बाई वर्सेस स्टेट के फैक्ट्स नहीं थे ये, और उसमें मर्डर ही हेल्ड हुआ था। हाँ नहीं, ग्यारसी बाई वर्सेस स्टेट का भी सेम इसी तरह के सिचुएशन वहां पे भी है। ठीक है, वी आर स्टेटिंग द सेम पॉइंट। ठीक है, लेकिन वी हैव टू गो फॉर द ओवरव्यू दैट व्हाटएवर द इंटरप्रिटेशंस आर बीइंग टू बी सीन इन रेफरेंस टू 299 एंड 300। सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, ग्यारसी बाई का केस भी इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और भी मल्टीपल जजमेंट्स हैं जो ऐसे ही इश्यूज को लेके आई है। ठीक है, आई विल मेंशन इट इन द नोट्स ना, तो उसको एक बार जरूर फॉलो अप कर लेना। वहां पे भी मर्डर ही आंसर किया। ठीक है, तो मैंने आंसर तो आपको मर्डर ही बताया। ठीक है, आई एम नॉट स्टेटिंग इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो नहीं कहा। सॉरी सर, मैंने डिस्कशन नहीं सुना, मेरे को लगा वो एक सी लिखा था ना एक लड़की ने, तो मुझे लगा वो सी आंसर बोल रहे हैं और मर्डर। नहीं नहीं, उन्होंने सी नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है देन इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कुछ इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, चलिए एनी हो, कमिंग टू द पॉइंट। ठीक, चलिए अगला सवाल जो है उस पे आ रहे हैं, दैट ए एंड बी हैड एनिमिटी अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, जस्ट yeah, the question is A and B had enmity against each other. One day while B was sleeping in a single room hut, A sets fire in the hut after locking the door of the room from outside and stood at the door with weapons in order to prevent the villagers from going to rescue of the helpless inmate of the room. Consequently, B died. For what offense A can be convicted? Is it murder, culpable homicide not amounting to murder, rash or negligent act, or is it grievous? ठीक है, so everyone is tilted towards B. ठीक है, बहुत अच्छे। So ठीक है, रीजनिंग के अप्लाइड कोई भी अगर अपना रीजनिंग यहाँ पे मेंशन करना चाहे दैट 300 की किस पार्ट में आप इसको लेके जा रहे हैं? Is it intentional causing of death? Number two is it intentionally causing bodily injury, which in every probability is likely to cause death or sufficient to cause death of a person? Number three is it knowledge and the act is immediately dangerous, etc. Okay, so most of you are giving the answer that is it is the intentional death of a person, because the mens rea of a person is to be seen in reference to the act the person is doing. ठीक है, तो अब यहाँ पे इस व्यक्ति का एक्ट जो है वो देखो कि सिंगल रूम हट है, बाहर से लॉक कर दिया, घर में आग लगा दी और बाहर जो है वो लोग वेपन्स के साथ खड़े हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। तो इट इज बेसिकली द इंटेंशनल डेथ वी कैन से, एंड सेक्शन 300 के फर्स्टली पार्ट में जो है ये सिचुएशन जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल है, वेयर इन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम्ब इज नॉट होमिसाइड। यस, 299 1 2 3 और 312 प्रोविजन नंबर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी आंसर आप लोग दे रहे हैं। 299 की एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है। यस, परफेक्टली फाइन। 299 एक्सप्लेनेशन नंबर 3 states that if the death of the child is in the mother's womb, it is not homicide, but as soon as any part of the child's body is brought forth. ठीक है, अगर आप 299 का explanation number 3 देखिए तो ये लिखा गया है कि the moment any part of the child is brought forth from the mother's body
एंड आफ्टर दैट इफ द डेथ टेक्स प्लेस तो इट विल बी होमिसाइड। लेकिन जब तक बच्चा वॉम्ब के अंदर है और उसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं आया है तो हम उसे होमिसाइड नहीं कहेंगे, rather we will call it as, क्या कहा जाएगा, चलो ये भी बता दो। What offense should be there? Yes, अगर वो होमिसाइड नहीं है तो वो क्या है? Yes, quickly. लिख के दीजिए आंसर, लिख के आंसर दीजिए। इट इज कॉजिंग मिसकैरेज, कनिका ने आंसर दे दिया। चलो ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। व्हिच क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 lays down that culpable homicide is murder if it is done with the intention of causing bodily injury to a person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death? बहुत सिंपल सवाल है, ये बाउंटी कलेक्ट करने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट इज थर्ड क्लॉज या थर्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं सेक्शन नंबर 300 का, वो इस पॉइंट की बात करता है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, which among the following sections has not been inserted in IPC by the Criminal Law Amendment Act 2018? चलो देखते हैं, फैक्चुअल सवाल है। मुझे गलती लगी, इस सेट में हमारे पास 85 क्वेश्चंस हैं, नॉट ओनली 76। ठीक है, ए आंसर आप लोग मुझे लगता है दे रहे हैं। 376 डबल ए की बात हो रही है। क्या सेक्शन 376 डबल ए जैसा कोई सेक्शन हमारे आईपीसी में है? यस और नो करके जवाब दे दो। No, sir. Do we have any section like 376 double A? The answer is no. We have 376 AB, DA, DB, ये नए प्रोविजंस 2018 के अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए थे, जिनमें जनरली जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो ये कि इफ the age of the prosecutrix is less than 12 years या फिर less than 16 years, उसको अलग अलग जो है बाइफरकेट करके अलग अलग अपराध बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 77 इन दिस पर्टिकुलर सेट, क्वेश्चन है B assaults A using a sharp-edged weapon resulting in injury which is 6 centimeter long and half centimeter deep in the left leg of A. Thus, B is liable to be charged with the offense punishable under 321, 322, 323, and 324. Yes. What should be the right answer? Quickly. B assaults A with a sharp-edged weapon resulting in an injury 6 centimeter long, half centimeter deep in the left leg of A. Thus, B should be charged with the offense punishable under which of the following sections? ठीक है, 324 और 322 में फाइट चल रही है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज अब देखो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का। फैक्ट्स ये हैं कि सेक्शन बताना है, कौन से सेक्शन के इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो बताना है, और कॉन्सेप्ट ये है कि सिचुएशन वैसे डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखी आपके आईपीसी में, बट स्टिल वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड। नंबर 1 शार्प एज्ड वेपन, नंबर 2 इंजरी इज कॉज्ड like 6 centimeter and half centimeter deep. So the moment the sharp edged weapon etc is being used and the injury is given on any body part, now you people just imagine 6 centimeter long injury and 1.5 centimeter deep injury in the leg of Mr. A. So it is voluntarily causing hurt to a person by use of a weapon, and that will be an offense under section number 324 of IPC. ठीक है, 324 IPC. Just let me go for 324 first. We'll read it what is written over there. देखो लिखा ना, whoever causes hurt. अब ये grievous hurt की डेफिनेशन में नहीं गया। ग्रीवियस हर्ट में क्यों नहीं किया? बिकॉज ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग पेक्युलियरिटीज रहेगी। अब 320 वाली सिचुएशन 8 क्लॉजेस जो लिखे हैं वो अगर यहाँ पे नहीं हमें मिलते हैं तो वी कांट से कि ग्रीवियस हर्ट होगा। लेकिन वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मींस इट इज एन ऑफेंस अंडर 324। लेकिन अगर आप 323 या 321 या 322 की बात देखें तो उनमें सिचुएशंस कुछ और हैं। 321 और 322 सिर्फ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट या ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन कर रहा है। 323 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट देता है, और यहाँ पे क्योंकि वेपन यूज हुआ है तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है 324 की देखी जाएगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन।
I hope my screen is visible to all and question is readable. Question is, two adults B and G are close friends. One day B, the boy aged of 23 years, persuades his friend G, the girl 19 years, to go to a hotel and spend some time together. While they were in a hotel, B proposed G and subsequently got engaged in a sexual act due to which G conceived. However, during the said sexual act, B, with the consent of G, prepared a video clip of the same in G's mobile camera, which G later on shared with B through WhatsApp. 1 month later, relations between B and G become sour, and B in a partially showed captured video of their sexual acts to F, who was common friend to B and G. It is pertinent to note that B showed the video to F in total privacy. In such a case, what offense, if any, B had committed? So it is talking, outraging the modesty, voyeurism or assault. So you people are stating that it should be B, that is the offense of voyeurism, perfectly fine, because you have shown that video to the other person, the video which has been recorded in the private act. So that will be the offense of voyeurism. Neither it is talking nor it is outrage of modesty, neither it is an assault. So B is the perfect answer over. Coming to the next one, which of the following does not qualify as an offense under section 320, emasculation, privatation of any joint, dislocation of a tooth, hurt which causes sufferer severe bodily pain for 15 days. Yes, मेरे ख्याल से डी आंसर आप लोगों ने इसी क्वेश्चन का दिया है ना. यस, ठीक है, डी जवाब आ रहा है. ठीक है, voluntarily causing the sufferer severe bodily pain for 20 days जो होता है 20 दिन का कम से कम, वो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में आ सकता है, लेकिन 15 दिनों वाला पेन ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A intentionally pulls up a woman's veil without her consent in order to annoy her. What offense has A committed? Yes, quick. Is it hurt, force, criminal force or assault? फिर आप असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, आपको मैंने लास्ट सेशन में भी पिछले सेशन में भी कहा था कि क्रिमिनल फोर्स में सेक्शन नंबर 350 के अंदर जो इलस्ट्रेशन है उनको पढ़ना है. इलस्ट्रेशन से ही सवाल आएगा पेपर में, इलस्ट्रेशन से ही आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा. सेक्शन नंबर 350 निकालिए, जस्ट टिक इट आउट. ठीक है, द अदर एवरीवन इज गिविंग द आंसर दैट इज बी एंड एक आंसर मेरे पास सिर्फ डी आया है. देखो इलस्ट्रेशन नंबर एफ देखेंगे. एफ क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया है. ठीक है, स्टिल वी हैव टू go through with the illustrations again also over here. लिखा है F number illustration section number 350 का criminal force का. A intentionally pulls up a veil. Here A intentionally uses force to her, and if it is does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force. ठीक है, तो ये criminal force है, ना कि ये assault है. assault के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती है. क्रिमिनल फोर्स में तो आपने किसी के भी अगेंस्ट कोई फोर्स यूज कर लिया ना, या किसी को भी जो है एनॉय करने की कोशिश करी, या उसके जो उसने कपड़े डाले हैं, या उसमें आपने कुछ जैसे बुर्का डाला है, किसी ने घूंघट किया, उसको आपने पुल अप किया, तो दैट इज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स. ठीक है, इट इज नॉट द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट. इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेरे ख्याल से 50 बार मैं बोल चुका हूँ इन सेशंस में, इलस्ट्रेशन से सवाल आएगा. Question number 81. A kidnaps Z from India intending to sacrifice Z to an idol. तीसरी बार ये सवाल, ये सेक्शन रिलेट हो रहा है. Thus A commits an offense defined under 362, 364, 365, none of the above, as Z is to be sacrificed, not yet sacrificed to an idol. Yes, quickly. So B is the right answer over here. 364 बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को किडनैप करता है in order to cause murder of that person, तो that is an offense under 364. तो लास्ट सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था. Coming to the next one,
The basic constituent of an offense under 302 is the basic constituent of an offense under section 302 is homicidal death, suicidal death, both A and B, none of the above. Yes, is it homicidal death, suicidal death, both A and B, or neither A nor B? सेक्शन 302 जो है, धारा 302 मर्डर का अपराध, वो कब लगता है? So everyone is giving the right answer, that is homicidal death. When a man kills a man, culpable homicide से murder बनता है, so it is required that it should be homicidal death, not a suicidal death. Third last question of this set, for an offense under section 340, the circumscribing limit may be movable and fixed territory, large or narrow boundary, visible or tangible area. All of the above are correct. Yes. Is it movable or fixed territory, large or narrow boundary, visible or tangible area, or all of the above are correct? ठीक है, कनिका ने आंसर दिया, that is D, all should be correct. देखो, आप किसी को गाड़ी में ले जाएं, so car is a movable territory, and it, or we can say it can be a fixed territory. आप किसी को घर के अंदर बंद कर दो. It can be a large boundary, आप किसी को एक बड़े एरिया में confine कर दो, या it can be a narrow boundary, it can be a visible or tangible area. ठीक है, and all of the things are correct over here. The right answer is D. Coming to the next one, which among the following is not a mode of abatement? ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोग इसका आंसर जो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, that D should be the right answer. Instigation, aiding or conspiracy are the modes of abatement. There is abatement by instigation, abatement by conspiracy, abatement by aiding. सेक्शन नंबर 107 आईपीसी का तीनों चीजों की बात करता है, बट अटेम्प्ट जैसा अटेम्प्ट इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट. अटेम्प्ट अपने आप में इनकोहेट ऑफेंस की कैटेगरी में जाता है. लास्ट क्वेश्चन. The doctrine of rarest of rare case was evolved by the court in the case of Bachan Singh, Gyan Kaur versus State of Punjab, Dilip Singh versus State of Bihar, Mohammad Yaqub versus State of Maharashtra. So everyone has given the right answer. I believe Bachan Singh versus State of Punjab is the right answer. चलो, तो मैं बाकी के जो तीन ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, बड़े लैंडमार्क जजमेंट से तीनों किससे रिलेट करते हैं? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये सेक्शन अगर मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बोलना नहीं है, सिर्फ अगर आप लिख के बता दें तो बहुत अच्छी बात. Yes, Gyan Kaur versus State of Punjab. It is related to which particular section of IPC? Kanika has given the right answer, that is 309. Right to die is not a fundamental right. ये ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था. इससे पहले एक पुराना जजमेंट आया था पी राठी नाम का. तो पी राठी नाम के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई आल्सो. लेकिन ज्ञान कौर की जजमेंट के बाद कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू व्हिच एरिया और व्हिच प्रोविजन ऑफ आईपीसी? यस, जिन लोगों ने क्लासेस लगाई हैं मेरे ख्याल से दोस पीपल मस्ट बी कंपैटिबल टू गिव द आंसर टू दिस पर्टिकुलर केस लॉ. दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अगर आप याद करें तो सेक्शन नंबर, यस एनीवन, व्हिच सेक्शन? दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है. सेक्शन 90 और सेक्शन नंबर 376 से रिलेट करता है. सेक्शन नंबर 90 एंड सेक्शन नंबर 376. एनी कंसेंट गिवन under the misconception is not considered to be a valid consent and the offense of rape would be considered. ठीक है, सेक्शन नंबर 376 और सेक्शन नंबर 90 से रिलेट करता है. दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हमारा अटेम्प्ट से रिलेट करता है, सेक्शन नंबर 511 से रिलेट करेगा. सो इससे अभी और भी रिलेटेड सवाल जो है हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे. सो मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड विद द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट. ठीक है, 511. ठीक है, दिया आप लोगों ने आंसर. अगला सवाल बहुत ही सिंपल है. A man who monitors the use of internet by his fiancée without her consent commits stalking, voyeurism, harassment, no offense as they are about to marry. Yes, it is the offense of stalking. Stalking में जरूरी नहीं है कि किसका पीछा करना स्टॉकिंग होता है. इंटरनेट में किसी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना is also considered to be the offense of stalking. Question number 87.
Section number 376D deals with which offense? Sexual intercourse between couples during separation, custodial rape, gang rape, or none of the above. ठीक है, जितने भी लोग बहुत क्विकली स्विफ्टली आंसर देते हैं ना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि एग्जाम आप टाइम पे खत्म कर सकते हैं। माइनस पॉइंट ये है कि क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो है, अगर एकदम जैसे ये फ्लैट क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है, तो सीधा सीधा आंसर देना है, कहीं सोचना ही नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन, अ मैन इज सेड टू कमिट, ये सुष्मिता ने हैंड रेज किया। सुष्मिता कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, मेरा क्वेश्चन था जो स्टॉकिंग वाला क्वेश्चन था ना, उसमें यस यस, अच्छा स्टॉकिंग कैसे हो सकता है? क्योंकि स्टॉकिंग में तो मतलब फॉलो करना ही सफिशिएंट नहीं होता। उसमें अगर बंदा सामने से मना कर रहा है इंसान की, मतलब तुम वो चीज नहीं करो, और उसके बाद भी वो कर रहा है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए ना। Exactly, देखो, but as far as the particular question is concerned, we have to see that what should be the best possible answer to this particular question. Yes, अब यहाँ पे लिखा है A monitors a woman, his fiance without her consent. Now, at that point of time, we have to understand that whether it will be the offense of stalking, voyeurism, harassment, or no offense that they are about to marry. But the moment we have to see कि देखो, आपने सामने वाले के कंसेंट के बिना अगर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, आप एक मिनट जरा सेक्शन नंबर 354D निकालो। लेट मी शो यू ओवर देयर। 354D निकालिए। वो जो आप कह रहे हैं ना कि that person is not interested but still that person is doing that thing, तो उसके लिए आप सेक्शन नंबर 354D के पार्ट नंबर 1 में रहते हैं कि आप अगर एक वुमेन को फॉलो कर रहे हैं, आप उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मना कर रही है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू बट स्टिल यू आर फॉलोइंग, तो वो जाएगा जो आप कह रहे हैं कि वुमेन इज नॉट इंटरेस्टेड बट स्टिल द पर्सन इज रिपीटेडली ट्राइंग टू गेट इनटू द पर्सनल इंटरेक्शन, तो वो स्टॉकिंग है। लेकिन इसी में दूसरा हिस्सा भी है ना, और लिखा हुआ है, और लिखा है। और का मतलब क्या है कि अगले वाले में आपको कोई एडिशनल एलिमेंट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। लिखा है monitors the use of a woman on internet, email, or any other form of electronic communication commits the offense of stalking. So every man who monitors a woman on internet, he is committing the offense of stalking. अब यहाँ पे वो consent वाला point जो है वो नहीं लिखा है, but it is to be presumed according to the question. ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। I hope you got the answer to this. ठीक है, so we were discussing the last question over here. ठीक है, दो हिस्से याद रखना, 354D के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में डिसइंटरेस्ट ऑफ अ वुमेन मस्ट बी देयर, दूसरे हिस्से में ये कोई भी जरूरत चीज नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे किसी को फॉलो करते हैं वो स्टॉकिंग माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप ऑन अ वुमेन इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद और विदाउट हर कंसेंट इफ शी इज बिलो द एज ऑफ 12, 15, 18, 21. Yes, it is C, that is 18 years of age. If a woman is below 18 years of age, the sexual intercourse is being done with or without her consent, it will amount to the offense of rape. ठीक है, चलिए, so this is all about our set number 3. इसके साथ साथ जो अभी मेरे ख्याल से मैंने अब आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स ना कट शॉर्ट कर दी है 8:30 बजे तक। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो मैरिड है, बच्चे हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स हैं कि अब ये 8:30 बजे का टाइम ऐसा है कि आपको खाना भी बनाना है, घर पे बहुत सारी चीजें और भी करनी है। ठीक है, सो आई हैव रिड्यूस द टाइम टू ओनली 1 आवर। ठीक है, सुष्मिता, आप इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो ना? इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है 2017 का, वो मैरिड वुमेन के लिए है, मैरिड वुमेन के लिए, क्योंकि that particular judgment has correlated section 376 exception एंड द चाइल्ड मैरिज एक्ट, उन दोनों के बीच में एक समन्वयता जो है, जो एक कोरिलेशन है, वो एस्टैब्लिश, पैरेललिटी एस्टैब्लिश करनी थी, इसलिए इंडिपेंडेंट थॉट्स का जजमेंट था। सेक्शन नंबर 376 आप एक बार निकालो। लेट मी टेल यू व्हाट इज द व्यू इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। ठीक है, जस्ट टेक इट आउट, सेक्शन नंबर 376। हाँ, इसमें तो 18 इयर्स ही आएगा ना, क्योंकि आप जस्ट come to section number 376 firstly. Let me tell you, ये देखो 376 का जो 75 का सॉरी, जो 6th पार्ट है, लिखा है ना, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स, तो इट इज द ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक है, लेकिन इफ यू कम इनटू द एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नंबर 2 जो है ना, वो कह रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स इज नॉट रेप।
कि अगर वाइफ की उम्र 15 साल से ज्यादा है, वो लॉफुली वेडिड वाइफ है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 375 का एक्सेप्शन नंबर 2 कहता है। लेकिन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा 2017 में, दैट इज इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप अगर ये एक तरफ तो आप ये कहते हो कि 18 साल से कम उम्र में जो शादी की गई है, दैट मैरिज इज नॉट वैलिड, दैट मैरिज इज वॉइडेबल अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज एक्ट, वॉइडेबल है। सो हाउ यू आर गिविंग द कंसेंट, so how you are presuming that there is a consent of a lady who is a lawfully wedded wife, number one. Number two, she is more than 15, less than 18. 15 साल से ज्यादा की उम्र, 18 साल से कम की उम्र की जो लड़की है, she is not considered to be a lawfully wedded wife as per the Child Marriage Act. So आप अगर उसको lawfully wedded wife नहीं मान रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि अगर if the husband of that lady commits any sexual act or sexual intercourse, that is not the offense of rape. तो these are in conflict with each other. तो कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट्स की जजमेंट में यही क्लियर किया था कि वुमेन जो है मैरिड अगर है तो 18 साल से अगर उसकी कम उम्र है तो वो भी 375 के अंदर रेप की कैटेगरी में फॉल करेगी, बिकॉज अ वुमेन अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स कैन नॉट बी सेड टू बी गिविंग अ वैलिड कंसेंट। ठीक है, तो क्योंकि 2-3 लॉज के बीच में इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो रही थी, इसलिए इंडिपेंडेंट थॉट्स की जजमेंट में एक्सेप्शन नंबर 2 के अंदर जो 15 साल की उम्र है, उस 15 साल की उम्र को 18 साल की उम्र पढ़ना है, ऐसा बताया गया। इज इट क्लियर? ठीक है, वो उससे रिलेट करता है। सर तो ऑप्शन में अगर उस तरह का क्वेश्चन आता तो हमने ए वहां पर मतलब वो जजमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ए 18। हाँ, अगर यहाँ पे ये लॉफुली वेडेड वाइफ वाला प्रिंसिपल होता ना कि इफ द पर्सन इज हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एंड द एज ऑफ द वाइफ इज 17 years, is it, and the sexual intercourse is with or without her consent, whether it will amount to the offense of rape or not, the answer will be, it will be called to be the offense of rape। ठीक है, एंड अब आपका जो आंसर है वो सेक्शन नंबर 375 के एक्सेप्शन नंबर 2 से मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्शन नंबर 2 तो 15 साल की उम्र कहती है, लेकिन आपका आंसर इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से कोरिलेट किया जाएगा। ठीक है, तो उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि जब तक लेजिस्लेचर अमेंडमेंट नहीं कर देते, हम यहाँ पे 15 साल की जगह 18 साल पढ़ेंगे। That is stated by the Honorable Supreme Court। ठीक है, क्लियर? यस, क्लियर हो गया? yes or no करके जवाब तो दे दो। चलिए, so I am closing the session over here। ठीक है, मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि many of you have problems with the timings। ठीक है, तो मैंने क्लासेस की टाइमिंग कट शॉर्ट कर दिया, 1 घंटे की क्लास रहेगी, 7:30 बजे एक्यूरेटली इट विल बी गेट स्टार्टेड। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल इशू बीच में ना आता है। ठीक है, एंड 8:30 या 8:35 के आसपास जो हम इसको क्लोज कर देंगे, सभी लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।